हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वंदना हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर साइंस का कवर करेंगे। अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। पहले हम, आपको पता ही है, साइंस पेडागोजी के सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले। और 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, जो कि एक अच्छी खासी समझ आपकी बन जाएगी। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 बोथ के लिए है। और आपके साइंस पेडागोजी में स्कोर, अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं 15 में से 10 कहीं नहीं गए, और अगर पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो 10 में से 8 9 आपके कहीं में से नहीं गए। ठीक है, तो आपको अच्छे से साइंस पेडागोजी की ये सीरीज फॉलो कर लेनी है। अब हमने रिवीजन स्टार्ट की है, जिसमें दो दो चैप्टर करके रिवाइज किया करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है। और हाँ, एक और बात, कल हमने जो एक वीडियो डिस्कस की थी, प्लीज डोंट ओवरशेयर, उसमें मैंने 5 वर्ड्स डिस्कस किए थे, और उसका आंसर है ओवरशेयर। ओवरशेयर एक वर्ड था जो वर्ड ऑफ द ईयर बन गया था उस साल में। ठीक है, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि पिछली वीडियो में मैंने क्या शेयर किया था। फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक और बात कि अब अगर आपने सीडीपी की स्पेशल क्लासेस लेनी है, जिसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत अच्छे से 1 घंटे की कंटिन्यू क्लास होगी, तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हो। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आप नोट्स बनाते जाएं साथ में। आपकी बड़ी अच्छी मुझे लगता है कि समझ बनेगी साइंस पेडागोजी को लेके, अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं फिर, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, ठीक है जी। ओके, ठीक है, चलें। हाँ जी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस करेंगे। क्लियर हो गया? एम्स एंड, पहला चैप्टर आपको याद है क्या किया था हमने? नेचर ऑफ साइंस की थी। ठीक है, आज हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। देखिए क्या कहते हैं, पहले मैं एक बार देख लूं ऑडियो सारा ठीक है। हाँ जी, ये सारा ठीक है। एम्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस में पहले हम एम्स पढ़ रहे हैं, जिसमें ये कहते हैं कि बच्चों को हमने ये दिखाना है कि उन्हें फैक्ट्स और प्रिंसिपल साइंस के पता हो और उसकी एप्लीकेशन भी पता हो। ये आप बच्चे इससे क्या समझते हो? आप बार बार गलतियां हुई जा रही हैं। ओहो, आज एनर्जी बिल्कुल डाउन है, तो कुछ भी मतलब सही नहीं जा रहा। चलें, कोई बात नहीं, पेन ले लेते हैं। हाँ जी, फैक्ट्स और प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेंगे। मतलब ये एम है साइंस पढ़ाने का। ध्यान से करते हैं, थोड़ा सेटिंग करते हैं दिमाग की। चलें, साइंस पढ़ाने के फैक्ट्स और प्रिंसिपल हमें बताने हैं, और साथ साथ आप बच्चे इस ध्यान पे, ओनली फैक्ट्स और प्रिंसिपल नहीं बताने, एप्लीकेशन भी बतानी है। मतलब उन्हें पता हो कि हाँ जी, हमने अगर साइंस पढ़ लिया तो हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो उनकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो। अब 2 साल के बच्चे को आप न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा सकते। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मींस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ाएं। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है एक्वायर द स्किल्स एंड अंडरस्टैंड द मेथड्स एंड प्रोसेसेस that lead to generation and validation of scientific knowledge। बच्चों में ऐसी स्किल हमने डेवलप करनी है जिससे बच्चे अपनी साइंटिफिक नॉलेज को बना सकें। हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि साइंस का एक एम होता है कि ऐसी तरीके की एजुकेशन देनी जिससे वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। जनरेशन मतलब जनरेट कर सकें। वैलिडेशन मतलब उन्हें एक वैलिड प्रूफ हो कि जो हम साइंटिफिक नॉलेज बना रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। आगे कहते हैं एम क्या होना चाहिए साइंस पढ़ाने का, कि डेवलप करें बच्चों में हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड अनेबल लर्नर्स टू व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, साइंस को हम कैसे देखते हैं? तो सोशल एंटरप्राइज। अगर सोशल एंटरप्राइज इंटरनेशनल एंटरप्राइज इकट्ठा है तो फिर दोनों आप चूज करोगे।
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस आप समझें। हिस्टोरिकल मीन्स कि आप बच्चों को पास्ट में जो साइंटिस्ट ने इन्वेंशन डिस्कवरीज पढ़ी है वह पढ़ा के बच्चों में एक स्किल, एक कहते जज्बा पैदा कर रहे हैं कि वो भी उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। और साइंस के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हो? देखिए साइंस में बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं। पहले लोग तांगे सुने होंगे आपने, तांगे पे वो करते थे सवारी, अब कारें आ गई हैं। घरों में भी अब देखें वॉशिंग मशीन, कितने तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं और कितनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि हम उसकी फैसिलिटीज डेली लाइफ में इंजॉय करते हैं। तो ये भी एक साइंस का डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, हिस्टोरिकल और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ये है। अगला पॉइंट देखें, साइंस पढ़ाने का एक और उद्देश्य है कि नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेट करना, एप्रिशिएट करना द इश्यूज एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये इस बात को समझें। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें पता ही है कि अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से जोड़ के साइंस पढ़ानी है। एप्रिशिएट द इश्यूज एट इंटरफेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इंटरफेस एक तरह से मान लो आपकी बॉर्डर की तरह काम कर रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के जो ऑल टुगेदर जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, बच्चा उसे एप्रिशिएट करे, मींस उसे समझे। ठीक है, साइंस पढ़ाने का एक एम ये भी है। और उसके अलावा साइंस का और उद्देश्य क्या है? एक्वायर द रिक्विजिट थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ द वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखें हमें बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है, ये हमें पता है, पर साथ साथ में उसे पहले भी पॉइंट में हमने किया है कि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर देनी है, ताकि वो जब समाज में जाए आगे तो वो काम कर सके। बेसिकली तो कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उन्हें हमें तैयार करना है काम के लिए। तो यही साइंस का भी उद्देश्य है कि ठीक है थ्योरी तो पढ़ाओ पढ़ाओ, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो, ताकि वो वर्ल्ड ऑफ द वर्क में एंटर कर सके। आगे कह रहे हैं नर्चर करें नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस, क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नर्चर करना नेचुरल क्यूरियोसिटी को, नेचुरल क्यूरियोसिटी को समझें। आपने बच्चों को देखा होगा उनमें बहुत, दे आर वेरी क्यूरियस, उन्हें सब किसी चीज के बारे में जानना है। वो पूछेंगे कि भाई कारें क्यों चलती हैं, प्लेन हवा में क्यों उड़ता है। तो ये अच्छी बात है, हमें इसे नर्चर करना है और भी हमें इसको बढ़ावा देना है, ना कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको दबा देना है। इस क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देके, नर्चर मतलब बढ़ावा देना, हमें उनको इनके आंसर फाइंड आउट करने के लिए इनकरेज करना है, जिससे उनकी साइंटिफिक नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी। फिर आप एस्थेटिक सेंस से क्या समझते हो? बच्चों को देखिए क्लास में मॉडल वगैरह बनाने के लिए कहें जिसमें वो अपनी एस्थेटिक सेंस यूज करें। एस्थेटिक सेंस होता है जैसे नेचर की प्रशंसा करनी, है ना, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, ये होती है एस्थेटिक सेंस। क्रिएटिविटी तो आपको पता है, कुछ नया कुछ बनाना। ठीक है, तो बच्चों को अगर मॉडल बनाने के लिए कहेंगे तो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। एस्थेटिक सेंस होगा कि बच्चों को नेचर को वो प्रेज, उसको अप्रिशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, इनकी ब्यूटी की अप्रिसिएशन इज कॉल्ड एस्थेटिक सेंस। अगला पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट है, वेयर इज माय पेन, कहीं गुम हो गया मेरे। हाँ, imbibe the values of honesty, integrity, cooperation, concern for life, preservation of environment, and freedom from prejudices। देखिए साइंस का एक एक उद्देश्य सिर्फ थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। उसे बच्चे में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन जैसी वैल्यू मतलब लेके आनी है। कंसर्न फॉर लाइफ मतलब वो ऐसे काम ना करे जिसमें सोसाइटी में डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ऐसे हम कई तरह के प्रोजेक्ट से समझा सकते हैं, कैंपेन से समझा सकते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन का कैंपेन चला सकते हैं या क्लीन योर एनवायरनमेंट का कैंपेन चला सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन की मतलब नॉलेज मिलेगी। और फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि सोसाइटी में बहुत तरह के सुपरस्टिशंस हैं, तो उनसे फ्रीडम दिलवानी है, ये साइंस का काम है। साइंस उन्हें हर चीज के पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए कहेगी। तो इस तरह से साइंस जो है वो हेल्प करती है बच्चों की एक नॉलेज ऐसी कंस्ट्रक्ट करने की जो सच्चाई पे बेस है, जो लॉजिक पे बेस है, ना कि सुपरस्टिशन पे, ना कि वहमों भरमों पे। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से।
एम आपको मोटा मोटा यही याद रखना है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी को नर्चर करना है, और बच्चों में कुछ वैल्यूज हैं जो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी को इनकलकेट करना है। ठीक हो गया, चलें आगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको डिफरेंस बता दूंगी। एम्स का ब्रॉडर एरिया होता है, देखिए एम्स जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स और एम्स की जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स की जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होंगे ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, और ऑब्जेक्टिव्स बहुत छोटे छोटे होंगे। जैसे आपने एक लेसन के बाद ऑब्जेक्टिव बना लिया लेसन प्लानिंग में कि भाई आज अगर मैं हीट का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को हीट के बारे में पता हो। और वेयर एम्स क्या होंगे कि हाँ जी जब बच्चे स्कूल से निकले तो वो ऐसे बन जाए, मतलब पूरी साइंस उन्हें उनके बिहेवियर में क्या चेंज लेके आ रही है। क्लियर है? एम्स का एक ब्रॉडर एरिया, ऑब्जेक्टिव्स का छोटा एरिया है। ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म गोल्स पे हैं, एम्स लॉन्ग टर्म गोल्स पे हैं। एम्स काफी इनडायरेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट होते हैं। एम्स की जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता ही है, फिर ऑब्जेक्टिव ही है, इनकी नेचर बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी आपने इकट्ठा नहीं समझ लेना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें बेंजामिन ब्लूम ने दिए हैं उसी को हमने साइंस पढ़ाते हुए फॉलो करना है। बेंजामिन ब्लूम आपने सीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 इन्होंने हमें डोमेन्स दी हैं लर्निंग की, साइकोमोटर दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, और अफेक्टिव डोमेन दी है। पर हम जब साइंस पढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे और इसको ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इन्होंने ये 6 कह सकते हैं पिलर्स दिए हैं, जिसमें पहला है रिमेम्बरिंग, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग की। पहली स्टेज में बच्चों को याद करना आ जाए, दूसरी स्टेज पे वो समझने लग जाए, तीसरी पे अप्लाई, चौथे पे एनालाइज करने लग जाए, पांचवी पे एवेलुएट करने लग जाए, और छठी पे क्रिएट करने लग जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, एक बार मैं आपको और बता दूं, मैं इस जो भी हम पढ़ रहे हैं इनके पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 जो स्टेजेस हैं ये बताई हुई हैं, स्पेशली इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये देख लेते हैं क्या कहते हैं। पहले कहते हैं कि रिमेम्बरिंग, पहली स्टेज में ये बच्चे ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं। पहले बता दूं, ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव जो टीचर सेट करती है। टीचर को चाहिए अगर बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी है तो वो इन लेवल्स को रख के ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी कि पहले बच्चे को रिमेम्बर हो जाए, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर अप्लाइंग। तो ये फॉलो करेगी वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसे समझ लेंगे। रिमेम्बरिंग में रिकॉल फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स, वो सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव इतना बनाएगी कि जो भी जब लेसन बनाएगी तो उसमें की प्लानिंग में ये लिखेगी कि बच्चे सिर्फ रिमेम्बर कर सके। एक्सक्यूज मी। तो उसके वो क्वेश्चन ये कि क्या सेट करेगी, इन विच स्टेट एप्पल आर प्रोड्यूस्ड। सिंपल, इसका डायरेक्ट है ना आंसर होगा, ठीक है। ये स्टेज कौन सी, रिमेम्बरिंग वाली। फिर अगली स्टेज की ओर बढ़ते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग। फिर वहां पे टीचर एक्सप्लेन करेगी आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, ना सॉरी बच्चों से एक्सपेक्ट करेगी बच्चे अपने आइडियाज एंड कंसेप्ट बता सके। तो टीचर पूछेगी व्हाट आर इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। तो टीचर बच्चों को बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो आइडियाज और कंसेप्ट बता सके। तो इससे टीचर उनका लेवल कौन सा चेक कर रही है कि वो उन्हें अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। थर्ड में यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ एप्पल्स आर बेस्ट फॉर बेकिंग अ पाई, ठीक है। अब एप्पल्स के बारे में टीचर पूछे कि बेकिंग अ पाई में किस तरह के एप्पल्स चाहिए या अच्छे होते हैं। तो न्यू सिचुएशन में इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए टीचर उन्हें बोलेगी इस क्वेश्चन के थ्रू। आप देख रहे हैं टीचर ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करेगी, टू चेक द लेवल। प्लीज ध्यान दें, एनालाइजिंग, ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर चेक करेगी कि बच्चे एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टीचर उनसे क्वेश्चन क्या पूछेगी, कंपेयरिंग नॉर्मल एप्पल्स एंड गोल्डन एप्पल्स एंड फाइंडिंग द रीजंस फॉर डिफरेंस इन टेस्ट। तो इस क्वेश्चन के द्वारा टीचर उनकी एनालाइजिंग स्किल को चेक करेगी। पांचवा है एवेल्युएशन, जिसमें बच्चे जस्टिफाई करेंगे स्टैंड या डिसीजन लेने के अब योग्य हो गए हैं। अब टीचर का क्वेश्चन क्या रहेगा ये स्किल चेक करने को, कि विच एप्पल्स आर बेटर फॉर क्यूरिंग कैंसर, ठीक है। तो समझ आ रही है आपको, एक एक क्वेश्चन मैंने अटैच किया है एक एक ऑब्जेक्टिव लेवल पे।
क्रिएटिंग, अब डेफिनेटली टीचर को पता चल गया कि ये सारी स्टेजेस पार करके बच्चा क्रिएट भी कर सकता है कुछ। प्रोड्यूसिंग न्यू और ओरिजिनल वर्क है, जिसका मतलब तो टीचर कहेगी ठीक है, क्रिएट एन एप्पल पाई विच हेल्प डिक्रीजेस द फैट इन बॉडी। क्लियर हो गया? तो ये थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसके 6 लेवल्स बताए गए हैं। हर लेवल पे टीचर ऑब्जेक्टिव सेट करेगी और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाएगी, उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाएगी और फिर बच्चों की स्किल चेक करेगी। आगे देखते हैं। अब गुड ऑब्जेक्टिव्स बना लिया, पता कैसे चलेगा कि कोई ऑब्जेक्टिव गुड है या कोई ऑब्जेक्टिव बैड है? तो उसकी भी मेथड्स होते हैं, उसको 3 क्राइटेरिया पे हम चेक करेंगे। ये 3 है, परफॉर्मेंस, क्राइटेरियन, कंडीशंस। परफॉर्मेंस में मतलब स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। मान लो आप, वही मैं बता रही थी, हीट के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आपको पता हो कि बच्चों ने हीट के बारे में समझ लिया है। An element that specifies a level of proficiency, मतलब बच्चों ने कितना सीख लिया हीट के बारे में। सेकेंड पॉइंट ये बताएगा। थर्ड, सर्कमस्टांसेस अंडर विच लर्निंग अकर। थर्ड पॉइंट बताएगा कि बच्चों ने कौन सी कंडीशंस में सीखा है। ठीक है, तो अब मैंने 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखे हैं, आपको चूज करना है कौन सा ऑब्जेक्टिव बेस्ट ऑब्जेक्टिव है या गुड ऑब्जेक्टिव है, जो ये तीनों जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ हीट। तो ये सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव देखें। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव कहता है लर्नर विल बी एबल टू लिस्ट 2 आइटम्स ऑफ कोल्ड, 3 आइटम्स ऑफ हॉट ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो बताएं कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो वो बेस्ट या गुड ऑब्जेक्टिव माना जाएगा, जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, परफॉर्मेंस को, लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी को और कंडीशंस को। पहला जो ऑब्जेक्टिव है बच्चे, वो सिर्फ पहली कंडीशन को पूरी कर रहा है कि बच्चे अंडरस्टैंड कर लेंगे फिनोमिना ऑफ हीट, पर वो ये कहीं भी नहीं कह रहा कि बच्चों ने हीट के बारे में कितना सीख लिया है या उन्होंने कौन से सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस में सीखा है। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम सेकंड पढ़ते हैं तो सेकंड में हमें पता चलता है कि बच्चे 2 कोल्ड की आइटम बता सकेंगे, 3 हॉट की बता सकेंगे। कंडीशन कौन सी? डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस पे। ठीक है, हीट का चैप्टर पढ़ाया तो हम उन्हें वो करने के लिए कहेंगे ना, क्लासिफाई की ठंडी आइटम बताओ कौन सी है, हॉट आइटम क्या है, या हम कहेंगे घर पे जाके ऑब्जर्व करना कि ठंडी आइटम्स कौन सी हैं, हॉट कौन सी है। तो इसमें एक तो हम चेक करेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस और सबसे बड़ी बात उन्होंने कितना सीखा है। तो पता चल रहा है यहाँ से 2 आइटम वो कोल्ड की बता सकेंगे, 3 आइटम हॉट की बता सकेंगे, इतना सीखा है। कौन सी कंडीशन में सीखा है? अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस में, मतलब जो रोजाना अपने जीवन में देख रहे हैं उसके आधार पर वो इतना बता सकेंगे। तो ये एक गुड ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है। Which one is good learning objective? Learning will be able to learn about soil profile, या बी वाला learners will be able to level 4 horizons of soil in a diagram showing soil profile। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी जैसे समझाया। तो सेकंड वाला ऑप्शन है जो गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे सॉइल प्रोफाइल के बारे में तो जान ही रहे हैं और स्पेसिफिकली कितना 4 बता सकते हैं। और कौन सी कंडीशन में? एक डायग्राम जो सॉइल प्रोफाइल दिखा रहा है वो उनकी कंडीशन होगी कि एक डायग्राम में अब वो पहचान सकते हैं, लेवल कर सकते हैं 4 होराइजन ऑफ सॉइल। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ये चैप्टर बिल्कुल ही सिंपल था, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ हमने क्या क्या सीखा है। एम्स किए हैं हमने, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल थे। थेरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी है, बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी को नर्चर करना है और बच्चों में कुछ वैल्यूज ऑनेस्टी इंटीग्रिटी जैसे डेवलप करनी है। ऑब्जेक्टिव हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के किए हैं, जिसमें हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस किया है, जिसके 6 लेवल्स हैं। ठीक है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड दिस। तो ओके, ठीक है, तो ठीक है, ये था। और क्राइटेरिया किए हैं कुछ गुड ऑब्जेक्टिव्स के। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि स्मार्ट लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, कि आप स्मार्ट लर्निंग करते रहें। हार्ड वर्क तो सारे ही करते हैं, स्मार्ट लर्निंग करोगे एक तो माइंड आपका थकेगा नहीं और ऊपर से आपकी समझ भी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये लेसन अभी हमने कर लिया। ठीक है, अभी हम
करने वाले हैं थर्ड चैप्टर साइंस करिकुलम। क्लियर हो गया? चलें, सही है। हाँ जी, तो थर्ड लेसन करते हैं, ठीक है। मजे वाला है, अच्छा आपको पसंद आएगा। चलें देखते हैं क्या है इसमें। क्या क्या करेंगे हम, एनसीएफ की गाइडलाइंस कहेंगे जिसमें पक्का क्वेश्चन आया ही हुआ है, प्लीज अच्छे से कर लेना। और गुड साइंस करिकुलम क्या होता है ना, उसका देख लेंगे कि कैसा होना चाहिए जिसको हम गुड साइंस करिकुलम कह सकें। कौन से फैक्टर ध्यान में रखने हैं करिकुलम बनाते समय, और एग्जाम सिस्टम कैसा होना चाहिए, और आज के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं साइंस करिकुलम में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके आपकी कंसेप्ट चेक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक दफा रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस हैं साइंस करिकुलम को लेके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में क्या करते हैं वो ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि बताएं इनमें से एनसीएफ ने क्या गाइडलाइन नहीं दी या क्या गाइडलाइन दी है। तो आपको बड़े अच्छे से प्लीज समझ लेना है। क्लियर? एनसीएफ ने कहा है कि साइंस हमें ऐसे पढ़ानी है कि बच्चे स्कूल के बाहर उस नॉलेज को लाइफ से कनेक्ट कर सके। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अगर एनसीएफ की गाइडलाइंस आप कर लेते हैं साइंस पेडागोजी करते हुए, तो मोस्टली अगर आप मैथ भी कर रहे हो तो भी गाइडलाइंस तो सेम ही रहेंगी। क्लियर? क्योंकि एनसीएफ चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हो चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हो, गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना। कहते हैं इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स। ऐसे पढ़ानी है साइंस की बच्चों की जो लर्निंग है वो सिर्फ रट्टा लगाने पे बेसिस नहीं है, ठीक है। इनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, ये नहीं कि सिर्फ हम किताबों से ही पढ़ा रहे हैं, उन्हें और भी बहुत कोई एक्टिविटीज करवाएं, उन्हें बाहर लेके जाएं, उन्हें मॉडल्स बनवाएं, उन्हें बहुत कुछ करवाएं, ठीक है। ओनली ये नहीं कि किताब पढ़ा दी, लेसन और क्वेश्चन करवा दिए। मोर फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन एंड इंटीग्रेटिंग देम विद द क्लासरूम लाइफ। फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि वो कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि समेटिव असेसमेंट में सिर्फ दो दो बार ही होते हैं सेमेस्टर वाइज। और ये तो कहते हैं कि बच्चों को एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी दें कि वो चूज करें कि उन्होंने कब एग्जाम देना है और किस मेथड से देना है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर से देना चाहते हैं या प्रोजेक्ट वर्क से देना चाहते हैं। तो इतना एग्जामिनेशन जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंटीग्रेट देम विद क्लासरूम लाइफ, मतलब क्लासरूम लाइफ मतलब ये है कि जो उन्होंने क्लास से सीखा है उसके साथ इंटीग्रेट, मतलब जो एग्जाम सिस्टम हो कि उसको उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए जो उन्होंने क्लासरूम में सीखा है ना। तो ये है मोर फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम और इंटीग्रेटिंग देम विद द क्लासरूम लाइफ। उसके अलावा ये कहते हैं कि इन्वॉल्व प्रोजेक्ट वर्क, वो मैंने पहले बता दिया, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, अवेयर देम अबाउट इश्यूज, आगे पता नहीं क्यों चला जाता है, रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। तो एनसीएफ ने भी ये बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि जो भी पढ़ा रहे हैं उनके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो और फियर एंड प्रेजुडिस से उन्हें आजादी मिले, हम ऐसे पढ़ाएं। प्रेजुडिस अब आपको पता चल ही गया है क्या होता है, ठीक है, जो भी हमारी सोसाइटी में सुपरस्टिशंस वगैरह हैं। कल्टीवेट क्रिटिकल थिंकिंग, फिर वही पॉइंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। वही है कि कल्टीवेट क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज के पीछे वो लॉजिक फाइंड आउट करें और जो भी चीज है मान लो उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें, ठीक है, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये थी एनसीएफ की कुछ गाइडलाइंस जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों को ऐसे साइंस पढ़ानी है कि वो स्कूल के बाहर की लाइफ को समझ सकें। रोड मेथड नहीं हमने प्रमोट करना, टेक्स्ट बुक से बाहर, मतलब टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स नहीं होना चाहिए पढ़ाई का, फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम होना चाहिए और ऐसे एग्जाम्स होने चाहिए जो इंटीग्रेट हो क्लासरूम लाइफ से, और प्रोजेक्ट वर्क इन्वॉल्व करें, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज करवाएं, और बच्चों को एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेटेड इश्यूज है उनको जरूर अवेयर कराएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके की जो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे अवेयर करवाएं। फियर और प्रेजुडिस से उनका फ्रीडम करवाएं और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग कल्टिवेट करें। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। आगे देखें, ये जो है ये स्टेटमेंट, आप ये समझ लो कि इसमें से क्वेश्चन आया ही हुआ है पक्का 101%।
एनसीएफ कहता है गुड साइंस एजुकेशन इज वन दैट इज ट्रू टू लर्नर्स, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस है। इसको आप जैसे मर्जी समझो, रट्टा लगाओ, कुछ भी करो, तो आपको याद होनी चाहिए कि क्या कहा है, ट्रू टू लर्नर्स, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। गुड साइंस एजुकेशन ऐसी होगी लर्नर्स के लिए ट्रू, मतलब लर्नर्स की नीड्स और उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के पढ़ाई जाएगी। ट्रू टू लाइफ ऐसी साइंस जो साइंस को लाइफ के साथ जोड़ेगी। ट्रू टू साइंस मतलब ये नहीं है कि साइंस के साथ भी ट्रू होगी कि साइंस को जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ाई जानी चाहिए गुड साइंस एजुकेशन। हम हिस्ट्री या जैसे कह लो हिंदी इंग्लिश वैसे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि साइंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मॉडल्स की जरूरत होनी चाहिए। तो गुड साइंस एजुकेशन ट्रू टू साइंस भी होगी। तो आपको ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि ट्रू टू लर्नर्स इन्वायरमेंट या ट्रू टू लर्नर्स, तो आपने स्पेसिफिक वर्डिंग पे जाना है जो एनसीएफ ने कहा है ट्रू टू लर्नर्स, क्योंकि अगर ट्रू टू लर्नर्स है तो ट्रू टू लर्नर्स इन्वायरमेंट तो ऑटोमेटिकली हो ही गई। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपने 101%। चले आगे, एक आइडियल साइंस करिकुलम का क्राइटेरिया, मतलब कोई साइंस करिकुलम को हम अच्छा कब कहेंगे, उसके लिए क्या मेजर्स होंगे, किस बेसिस पे कहा जाएगा कि कोई करिकुलम है जो वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, क्या म्यार होंगे चेक करने के, तो देख लेते हैं। पहला है कोग्निटिव वैलिडिटी, मतलब ये चेक होना चाहिए करिकुलम बनाते समय। कोग्निटिव वैलिडिटी का मतलब बच्चे ये है कि एज अप्रोप्रिएट। मैंने पहले भी, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, जो भी हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके मेंटल स्किल्स मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी, जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल मतलब वो लाइफ से रिलेट करता हो और एरर फ्री हो, उसमें गलतियां ना हो। प्रोसेस वैलिडिटी मतलब प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ऐसा करिकुलम हो जो बच्चों में प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करे। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी हमने समझा हुआ है क्या होता है, एक तरह से क्वेश्चनिंग की स्किल हमने बच्चों में डेवलप करनी है, जिससे वो क्या करते हैं, हाइपोथाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसे हम प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, जो आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल वैलिडिटी, साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज, जैसे हमने पढ़ा है, साइंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें पास्ट के बारे में बताया गया हो, पास्ट के साइंटिस्ट के बारे में बताया गया हो, पास्ट में जो इन्वेंशंस हुई है उसके बारे में बताया गया हो, और ये बताया गया हो कि साइंस कैसे सोसाइटी में इम्पैक्टफुल है और कई बार कैसे डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो एक तरह से साइंस एक सोशल एंटरप्राइज है कि साइंस का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में देखा जा सकता है। अब दिन की शुरुआत से लेके एंड तक हम देखें साइंस की जो फैसिलिटीज दी हुई है उसे हम है ना एंजॉय करते हैं, तो वी कांट नेग्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन आवर लाइफ। इन्वायरमेंटल वैलिडिटी मतलब ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया हो, जैसे मैंने पहले बताया है, डिफरेस्टेशन हो, चाहे चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पानी की कमी हो, चाहे ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, चाहे वेदर का जो इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये सारे इश्यूज इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें ये टॉपिक्स कवर किए गए। एथिकल वैलिडिटी होनी चाहिए, साइंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी चूज किए जाने चाहिए जिसमें वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन बच्चों को सिखाई जा सके। ठीक है, क्योंकि हमें एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। क्लियर हो गया, तो ये थे कुछ साइंस करिकुलम को चेक करने के लिए क्राइटेरियाज। आगे देखते हैं, फैक्टर्स क्या है रिलेटेड टू करिकुलम। अच्छा, प्रमोट टेक्स्ट बुक, अब इसका नेगेटिव वर्ड नहीं ले लेना, प्रमोट टेक्स्ट बुक का है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट बुक से पढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्टर्स करिकुलम को ध्यान में रखते हुए, मतलब करिकुलम सॉरी बनाते हुए कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने, ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक प्रमोट करने से क्या होगा, हेल्प इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ साइंस। ये बात बड़े ध्यान से समझे। मान लो आप यूएसए चले गए हो या आप कनाडा चले गए हो, अमेरिका चले गए हो, टेक्स्ट बुक प्रमोट करने से क्या होता है कि साइंस की यूनिवर्सलाइजेशन होती है, कि साइंस अगर आप इंडिया में एक जैसी पढ़ रहे हो तो आप फॉरेन में भी वैसे ही उसकी वैलिडिटी रहती है। अगर यहाँ पे आज आप वाटर का फॉर्मूला इंडिया में ये है H2O है, तो यूएसए में भी ये है, और इस चीज को प्रिजर्व किसने रखा हुआ है, बुक्स ने रखा हुआ है। इसीलिए साइंस की जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल है, एक जैसी है। ठीक है, कि चेंज नहीं हो रही।
क्योंकि जो हमने फॉर्मूलाज फैक्ट्स ये वो सब कुछ बनाया है वो हमने बुक्स में प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसीलिए ठीक है हमारी रीच है कहीं भी हम चले जाएं। हाँ, डिस्करेज रोट लर्निंग को तो हमेशा ही डिस्करेज करना है, रट्टा रट्टा नहीं मारना, किसी भी चीज को समझ के करना है। पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपीरियंस टीचर, जब भी करिकुलम को आप सेट करें साइंस के तो एक्सपीरियंस टीचर की भागीदारी होनी जरूरी है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस से हेल्प मिल सकती है करिकुलम को सेट करने में। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स लर्निंग एक्टिविटीज इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के एंड में हम देखते हैं कि बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चंस ही दिए होते हैं, पर हम उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हम उनमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें कह सकते हैं कि अगर हमने हीट का टॉपिक पढ़ा तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, गो होम एंड ऑब्जर्व 2 hot things and 3 cold items। तो इस तरह से हम कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, या हम फिल द ब्लैंक्स ऐड कर सकते हैं, या हम कुछ प्रोजेक्ट वर्क ऐड कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम डाइवर्स लर्निंग एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये करिकुलम को बनाते हुए कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, पीछे हमने किया था कि कौन सा करिकुलम एक अच्छा करिकुलम कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल असेसमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी प्रैक्टिकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये हमने पढ़ा है सीसीई में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन में, कि बच्चों की जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी असेसमेंट होती रहे, इंटरनल असेसमेंट, यानी कि क्लासरूम लेवल पे असेसमेंट होती रहे। दैट शुड बी प्रैक्टिकल। उन्हें एक्टिविटीज करवा के उन्होंने जो सीखा है उसकी जांच की जा सकती है। फिर थियोरेटिकल एग्जाम्स कैसे होने चाहिए ये भी बता रहे हैं। वो ऐसे होने चाहिए जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, इंक्वायरी प्रोसीजर को डेवलप करें, फिर एक्सपेरिमेंट स्किल्स को डेवलप करें। एक तो ठीक है आपने इंटरनल असेसमेंट कर ली फॉर एक्सपेरिमेंट्स की, जो कि प्रैक्टिकल होने चाहिए और लर्निंग एक्टिविटीज पे बेस होने चाहिए। थ्योरेटिकल एग्जाम्स कैसे होने चाहिए, जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को लेके आए। इक्विटी, एग्जामिनेशन सिस्टम को हमें इक्विटी को फॉलो करना है, मींस हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है लर्न करने के लिए। हमें साइंस को यूज करना है एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह यूज करना है, जिससे हम पार्शियल सिस्टम को रिमूव कर सकें। ठीक है, पार्शियल सिस्टम मतलब किसी को कम आंकना, नॉलेज के बेस पे कह लो, या फिर उसकी जात के बेस पे कह लो, रंग आधार, इस आधारों पे हमने किसी को कम आंकलन करना। तो ये बताता है कि साइंस हमें एक टूल की तरह यूज करनी चाहिए पार्शियल सिस्टम को रिमूव करने के लिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लर्न करने के लिए। क्लियर हो गया। तो ऐसा एग्जाम सिस्टम हमें बनाना है। क्लियर। आगे देखिए, रीसेंट ट्रेंड्स जो कह रहे हैं साइंस करिकुलम में चल रहे हैं या होने चाहिए। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, जैसे कि हमने पढ़ा है प्याजे, विगोस्की, ब्रूनर, ये सारे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले हैं। इनका मानना है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, है ना, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आइडिया यही है कि आइडिया इज टू प्रोवाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग देने का आइडिया है। ठीक है। Learner centered syllabus focus is on learning process of science rather than content of science। कंटेंट ऑफ साइंस का ये नहीं है कि बच्चों को बस फैक्ट्स, डेफिनेशन, लॉज, थ्योरीज पढ़ा दिए, बेसिकली है वो एक प्रोसेस के थ्रू समझे, लर्निंग प्रोसेस ऑफ साइंस है। मतलब कि बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी दें, बच्चों को हाइपोथेसिस लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दें, और एंड में वो खुद ही कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है पूरा, ना कि सिर्फ उन्हें फैक्ट्स या डेफिनेशंस याद करवा दें। फिर यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का आज आपको पता ही है कितना ज्यादा यूज हो गया है। उस तरीके से भी हम टीचिंग करके बच्चों में एक कह लो एक न्यू चीज को सीखने की प्रवृत्ति लेके आ सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी, जैसे कुछ ग्राफिक्स वगैरह ऐड करके, जैसे आप दिखा सकते हो कि कैसे प्लैनेट्स, अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो ऐसे आप कुछ दिखा सकते हो ग्राफिक्स के द्वारा। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफी हेल्प करती है। आगे क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, क्या कहती है, कैसे साइंस होनी चाहिए या कैसे टीचिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल पेडागोजी मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है पेडागोजी साइंस में, जिसमें स्टूडेंट्स
टीचर को चैलेंज कर सकते हैं, दे आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन एंड टीचर वर्क एज अ फैसिलिटेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दे आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन एंड किसी भी कंसेप्ट को वो चैलेंज कर सकते हैं काउंटर क्वेश्चंस करके। और टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह ही काम करेगा, वो एक इंस्ट्रक्टर नहीं है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चों को, ही इज अ फैसिलिटेटर जो सिर्फ एक गाइड कर रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन दे रहा है, एक दिशा दे रहा है। बाकी बच्चों का जो ज्यादा काम है वो खुद से एक्सपीरियंस करके एक्टिविटीज करके सीखेगा। टीचर उन्हें निर्देश नहीं देगा, उन्हें एक गाइड करेगा, मतलब ठीक है। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं काम करना, जैसे हम कहते हैं ना, इज अ फैसिलिटेटर। अगला देखें कंसेप्ट चेक, अभी दो क्वेश्चन, हाँ दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पढ़ा है उसके बेस पे है। क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट, पढ़ा था ना आपने कोग्निटिव वैलिडिटी जिसमें एनवायरमेंटल ये वो, तो प्रोसेस वैलिडिटी का क्राइटेरिया क्या कहता है कि साइंस करिकुलम कैसा होना चाहिए। साइंस शुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। Science should be presented as value-free discipline. Learners should be engaged in processes that lead to generation of scientific knowledge. Or learners should be familiarized with the various natural processes. बताएं पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखें स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन की तरह पढ़ाना है हमने साइंस को, नहीं। हमने तो कैसे पढ़ाना है, साइंस तो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, हमने इसको अलग से थोड़ी पढ़ाना है, इसको तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाना है। मैथ्स में भी साइंस यूज होता है, हिस्ट्री पढ़ाते वक्त भी हम साइंस का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, या साइंस पढ़ाते हुए हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन तो नहीं है। आगे एक वैल्यू फ्री डिसिप्लिन है। वैल्यू फ्री मतलब जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इस तरह का कोई साइंस एक विषय है नहीं। हमने तो कहा है साइंस को तो ये वैल्यूज बच्चे में इनकलकेट करनी है, तो फिर क्या है साइंस। आप इन दो ऑप्शन, ये दो तो बिल्कुल ही चलेंगे है ना, क्योंकि ये तो अपनी स्टेटमेंट्स को ही वो कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। प्रोसेस वैलिडिटी, बच्चों में प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी लेके आना, बच्चों में एक चाह मतलब पैदा करनी साइंटिफिक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की। ऐसे मैंने आंसर बता दिया है, पर आप ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, बताओ। बच्चे ऑप्शन सी सबसे बेस्ट आंसर है। आपको ये भी लग सकता है क्योंकि इसमें आप देखोगे कि प्रोसेसेस वर्ड आ गया, पर आपको वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस से फेमिलराइज खुद से नहीं करवाना है एक्चुअल में, वो बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए आपने कहना है कि नेचुरल चीजों को, नेचुरल एनवायरनमेंट को आप ऑब्जर्व करो। और हम ही सारी चीजें बच्चों को बता देंगे, फेमिलराइज करवा देंगे, मतलब उन्हें उन्हें जानकारी दे देंगे, तो वो खुद से क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों को फेमिलराइज सारे नेचुरल प्रोसेस हमने नहीं करवाना, बच्चों को ऐसे प्रोसेसेस में एंगेज करना है जिनसे जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हो। हम उन्हें कहेंगे ठीक है, आज घर जाओ ऑब्जर्व करो कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, आज घर जाओ और देखो कि प्रेशर कुकर सीटी कैसे है। हम उन्हें प्रोसेसेस में एंगेज करेंगे, फिर वो साइंटिफिक नॉलेज की कंस्ट्रक्शन खुद करेंगे, ना कि हमें उन्हें खुद से ही सारे नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में बता देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट प्राइमरी अपर स्टेज इंप्लाइज दैट इट शुड बी। कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या बताती है, बताएं। convey significant and scientifically correct facts, be age appropriate, use appropriate pedagogical processes in teaching, enable the child to view science as social enterprise। वैसे तो सारे ऑप्शन सही हैं, पर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है क्या सही है। कॉग्निटिव वैलिडिटी हमने क्या पढ़ा था शुरू, कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की एज एप्रोप्रिएट, एज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर है। तो आज का जो लेसन है यही फिनिश होता है। तो इस तरह से हमने एक मिनट, इस तरह से हमने दो चैप्टर पूरे कंप्लीट रिवाइज कर लिए हैं विद सम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आप इसी तरह से तैयारी करते रहें। अगले लेसन में हम
4th और 5th चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि पेपर से पहले पहले साइंस सारी कंप्लीट हो जाए विद क्वेश्चंस, तो आप एटलीस्ट साइंस में फुल मार्क्स ले लो, ठीक है। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो, ऑप्शंस हो, और आपको लगता हो कि किसी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी की कमी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।